अगर आप बहुत दिनों से फिश कीपिंग कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हैं तो फिर आपने रेड चिली श्रिम्प का नाम तो सुना ही होगा। ये छोटे छोटे रेड कलर के श्रिम्प्स कोई भी टैंक में जान डाल सकता है एंड कोई भी प्लांटर सेटअप को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। लेकिन बहुत लोग इन श्रिम्प्स को रख नहीं पाते एंड आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ श्रिम्प डेथ्स दे फाइनली गिव अप। कभी आपने ये नोटिस किया है कि कुछ लोग तो फर्स्ट ट्राई में ही श्रिम्प कीपिंग में जैकपॉट मार देते हैं। श्रिम्प्स को ऐड करने के 1 महीने के अंदर ही उनको श्रिम्प्स के बेबीज भी दिखने लग जाते हैं और उनका टैंक कुछ दिनों में ही श्रिम्प से भर जाते हैं। एंड दूसरी तरफ पे कुछ लोग श्रिम्प डेथ्स आफ्टर श्रिम्प डेथ्स फेस करते जाते हैं। तो आखिर जिनको श्रिम्प कीपिंग हॉबी में फर्स्ट ट्राई में ही सक्सेस मिल जाता है, वो लोग ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं बाकी लोगों से कि वो लोग फर्स्ट ट्राई में ही इतना इजीली श्रिम्प रख पाते हैं। तो श्रिम्प कीपिंग हॉबी पे एज अ बिगिनर सक्सेसफुल होने के लिए आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए जिससे आपको एक भी श्रिम्प खोना ना पड़े। मैं खुद भी 3 साल से श्रिम्प्स रख रहा हूँ एंड मेरा श्रिम्प कीपिंग जर्नी भी बहुत सक्सेस से भरा तो नहीं था। फर्स्ट टाइम के लिए मैंने जब श्रिम्प्स रखा था तब मैंने 4 रेड चिली श्रिम्प से शुरू किया था एंड आफ्टर 2 वीक्स मैंने चारों श्रिम्प्स खो दिया था जस्ट फॉर एन एयर कंडीशनर। तो फिर उस रूम में एसी था, कभी कभी गर्मी में एसी ऑन होता था, कभी ऑफ होता था, तो उस रूम का टेम्परेचर बहुत फ्लैक्चुएट करता था, तो इसीलिए वो श्रिम्प्स सिर्फ 2 वीक ही टिक पाए। लेकिन अभी मैं ऑलमोस्ट अपने सारे टैंक्स पे श्रिम्प्स रखता हूँ और मैं अभी सिर्फ चेरी श्रिम्प्स नहीं रखता बल्कि मैं रेड नोज श्रिम्प, ग्रीन बैम्बू श्रिम्प, देन मलावी श्रिम्प और भी डिफरेंट वैराइटीज़ के नियोकैडिना के श्रिम्प्स रखता हूँ और वो लोग खुद को कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई भी करते रहते हैं। एंड इवन एक टाइम तो मैंने बेटा फिश के साथ भी श्रिम्प को रख के देखा है। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर किसी को श्रिम्प कीपिंग शुरू करना है तो फिर उनको कौन सी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स ईट द बिग फ्रॉग फर्स्ट। आई मीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज वाटर पैरामीटर्स। एंड आई विल से दिस दैट दे डोंट केयर व्हाट इज योर वाटर पैरामीटर्स, दे डोंट केयर। मैं ये चीज़ जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ओके, सो पहले बात कर लेते हैं पानी का पीएच के बारे में एंड वो होना चाहिए 6.5 से लेके 7.5 के बीच में। आइडियल ड्रिंकिंग वाटर का पीएच होता है 7, जिसको हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। इंडिया के मोस्ट ऑफ द एरिया का टैप वाटर का पीएच 7 से लेके 8.5 का होता है और मेरे घर के टैप वाटर का पीएच है 7.5 से लेके 8.5 के बीच में। पर भाई तूने ही तो बोला ना कि इनको रखने के लिए आइडियल पीएच है 6.5 से लेके 7.5 का। हाँ, मैंने ऐसा ज़रूर बोला एंड ये डाटा एक्यूरेट भी है। पर ये श्रिम्प कीपिंग हॉबी है, कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है जहाँ पे हमको नंबर्स, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस एंड पैरामीटर्स को लेके माथापच्ची करना पड़ेगा। रेड चिली श्रिम्प्स आर हाईली एडेप्टेबल इन नेचर एंड आपके टैंक के वाटर का पीएच एग्जैक्ट क्या है उससे उनको उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट वांट अ स्टेबल पीएच जो ज़्यादा फ्लैक्चुएट ना करे। अगर आपके टैंक के वाटर का पीएच 8.5 तक भी चला जाए तब भी ये सह लेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके टैंक के पानी का पीएच अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है नेचर में 8.5 या फिर उससे ज़्यादा, तो फिर आप कोई भी बोटानिकल्स या फिर इंडियन आमंड लीफ या फिर आप ड्रिफ्टवुड यूज़ कर सकते हैं। उससे जो टैनिन लीच होता है, वो टैनिन एसिडिक होता है नेचर में, तो ये पानी का जो पीएच है उसको डिक्रीज करता है। एंड अगर आप कोई भी अच्छा क्वालिटी का एक्वासॉइल यूज़ करते हैं तो फिर वो एक्वासॉइल भी आपके पानी का जो पीएच होता है उसको नॉर्मली डिक्रीज करता है। सिंपली बोलूँ तो अगर आपके टैंक के बाकी जो फिशेस है उनको अगर आपके पानी के पीएच से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपके टैंक पे जो रेड चिली श्रिम्प्स है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जस्ट कीप द पीएच ऑफ योर वाटर स्टेबल एंड आपका पीएच एग्जैक्टली क्या है दैट डजंट रियली मैटर। ओके, सो नेक्स्ट पैरामीटर इज वाटर हार्डनेस एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स इन योर वाटर। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का बात कर रहे हैं। मतलब जिस पानी में डिजॉल्व्ड मिनरल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है वो हार्ड वाटर होता है और जिस पानी में डिजॉल्व्ड मिनरल्स का अमाउंट कम होता है उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। मेरे टैंक वाटर का हार्डनेस थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज़ 150 ppm एंड रेड चिली श्रिम्प्स के लिए आइडियल वाटर हार्डनेस होता है 110 ppm मिनिमम। अब हाईएस्ट लिमिट क्या है ये मुझे नहीं पता, पर मैंने बाकी श्रिम्प कीपर्स को 300 ppm के वाटर हार्डनेस पे भी श्रिम्प्स को रखते हुए देखा है। तो आपके टैप वाटर का वाटर हार्डनेस क्या है, दे डोंट रियली केयर, दे जस्ट वांट अ स्टेबल वाटर पैरामीटर। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सॉफ्ट वाटर यूज़ मत करिए क्योंकि उस पानी में कैल्शियम बहुत कम होता है, तो फिर आपके श्रिम्प के मोल्टिंग प्रोसेस के लिए जो कैल्शियम उनको ज़रूरत होता है वो उनको नहीं मिलेगा और वो लोग कैल्शियम डिफिशियंसी फेस करेगा। ओके, सो नेक्स्ट पैरामीटर इज TDS, दैट इज टोटल डिजॉल्व्ड सब्सटेंस एंड आई डोंट नो व्हाई लोगों ने इसको थोड़ा ज़्यादा ही माथे पे चढ़ा के रखा है। लोग TDS मीटर खरीदते हैं, पानी का TDS चेक करते हैं, मतलब
बहुत ज़्यादा अननेसेसरी माथापेटी। देखो, मुझे जितना लगता है श्रिम्प कीपिंग एंड TDS को लेके माथापेटी ये आया है वेस्टर्न श्रिम्प कीपिंग कम्युनिटी से। एक चीज़ देखो, वहाँ का टैप वाटर अलग होता है। नॉर्मली वहाँ का टैप वाटर का वाटर हार्डनेस बहुत कम होता है, और नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब RO वाटर यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ देयर ड्रिंकिंग वाटर, विच इज़ अ गुड थिंग एंड हमें भी वैसा होना चाहिए। तो उनके पानी में मिनरल कंटेंट बहुत कम होता है, तो उनको पानी का GH मतलब वाटर हार्डनेस एंड TDS को हर टाइम मेजर करके रखना पड़ता है, ताकि कैल्शियम डिफिशियंसी से श्रिम्प के मोल्टिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। एनीवेज, अगर आपको रॉ डाटा चाहिए तो फिर इनको 250 से लेके 300 का TDS ज़रूरत होता है। तो आपके टैंक के वाटर का TDS आइडियल अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा है या फिर थोड़ा कम है, उससे उनको उतना दिक्कत नहीं होगा। वंस अगेन, आपके टैंक के वाटर का TDS क्या है, दे डोंट रियली केयर, they just want a stable parameter. Now the next parameter is ideal temperature for the red cherry shrimp and that is 18 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स ये श्रिम्प्स सह सकते हैं। अगर टेम्परेचर 30 से बढ़ के 32 डिग्री सेल्सियस हो गया तो गेस व्हाट, they don't care, they just want a stable water parameter एंड टेम्परेचर ऑल्सो। अगर आपका टैंक का टेम्परेचर आज सुबह को 25 डिग्री सेल्सियस, रात को 20 डिग्री सेल्सियस एंड देन अगेन नेक्स्ट डे को 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब आपके श्रिम्प्स को दिक्कत होगा, तब आपके श्रिम्प्स स्ट्रेस में चले जाएंगे एंड टू मच स्ट्रेस किल्स योर श्रिम्प एंड ह्यूमंस ऑल्सो। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये सजेस्ट किया जाता है कि श्रिम्प्स को छोटे टैंक पे मत रखो। अब ये इसलिए नहीं क्योंकि इनको ज़्यादा जगह का ज़रूरत होता है, नहीं, एक्चुअली बड़े साइज़ का टैंक इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि एक 10 लीटर का टैंक का वाटर पैरामीटर को स्टेबल रखना जितना डिफिकल्ट होता है, वैसे एक 100 लीटर का टैंक के वाटर पैरामीटर्स को स्टेबल रखना उतना ही ईजी होता है। और बड़े साइज़ के टैंक का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर भी उतना फ्लैक्चुएट नहीं करता। अब जब टैंक के साइज़ के बारे में बात हो ही रहा है, तो फिर इन रेड चेरी श्रिम्प्स को रखने के लिए कितना साइज का टैंक यूज़ करना चाहिए या फिर इनको कितना स्पेस चाहिए होता है, एंड द आंसर टू दैट इज It doesn't care। अब जैसे मैंने इस छोटे से फिश बोल पे भी श्रिम्प रखा है और मैंने अपना ये बड़े से टैंक पे भी श्रिम्प रखा है। अब आप ऑनलाइन पे देखेंगे कि श्रिम्प ब्रीडर्स जो है वो लोग एक छोटे से टैंक पे 200-300 श्रिम्प्स एक साथ रख रहे हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी 1 फीट या फिर 2 फीट के टैंक से शुरू कीजिए। इससे आपका मेंटेनेंस करने में भी ईजी होगा, आप श्रिम्प्स को इजीली एंजॉय भी कर पाएंगे एंड आपके वाटर पैरामीटर्स एंड टेम्परेचर भी स्टेबल रहेगा। तो हमें कितने श्रिम्प से श्रिम्प कीपिंग शुरू करना है? तो मैंने शुरू किया था 4 श्रिम्प से, वो तो मर गए। फिर मैंने उसके बाद फिर से 6 श्रिम्प से शुरू किया था। अब अगर आप 6 श्रिम्प से शुरू नहीं करते हैं, आप उससे भी ज़्यादा अपने बजट के हिसाब से 12, 13, 14 जितना आपका मर्जी उतने श्रिम्प से आप शुरू कर सकते हैं इस हॉबी को। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ श्रिम्प खरीदना है, और वो लोग मार्केट पे जाके जो भी सबसे ज़्यादा कलरफुल एंड सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ के श्रिम्प्स होते हैं उनको चूज़ करते हैं कि भाई साहब ये और ये दे दीजिए। और फिर अगर आप लकी है तो फिर आपको ये पता चलता है कि आपने गलती से सारे फीमेल श्रिम्प्स को उठा लिया है। नेचर में नॉर्मली मेल्स ज़्यादा कलरफुल होते हैं एंड वो लोग ज़्यादा सुंदर भी होते हैं, लेकिन श्रिम्प्स के बारे में ये चीज़ उल्टा है। इंसानों के बारे में भी कौन बोला? Who said that? तो अगर आप 10 से 12 श्रिम्प्स खरीद रहे हैं तो आपको उसमें ज़रूर एक ना एक मेल श्रिम्प तो मिल ही जाएगा। और कोई भी श्रिम्प ग्रुप जिसमें मेल्स का नंबर कम है एंड फीमेल्स का नंबर ज़्यादा है, वो श्रिम्प ग्रुप बहुत अच्छा रहता है ब्रीडिंग के लिए। अनलेस आप बहुत हैंडसम है और आपने सारे लड़की उठा लिया है, भाई तेरे फैमिली के लोग भी देखते हैं तेरे वीडियो। अब श्रिम्प्स को खरीद के घर लाने के बाद इनको डायरेक्ट ही टैंक पे ऐड मत कर देना, इनको एक्लिमेटाइज भी करना है। ड्रिप एक्लिमेशन बेस्ट मेथड है श्रिम्प को एक्लिमेटाइज करने के लिए। मिनिमम 30 to 40 मिनट के लिए आपको इनको ड्रिप एक्लिमेशन करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि श्रिम्प टैंक्स पे हम लोग CO2 यूज़ नहीं कर सकते, विच इज़ नॉट ट्रू। मैं भी श्रिम्प टैंक्स पे CO2 यूज़ करता हूँ। फिल्टर्स ऑन रखना ताकि टैंक में ऑक्सीजन का कमी ना हो। क्या फिल्टर्स चाहिए इनको? मेरा फिल्टर सजेस्ट करने का 3 मेन रीजंस है। नंबर 1, आप श्रिम्प्स रख रहे हैं उनको देखने के लिए, उनको एंजॉय करने के लिए, तो फिर फिल्टर आपके पानी को क्लीन रखेगा। और वैसे भी बात करते हैं श्रिम्प का, तो फिर पानी में अगर छोटे छोटे डिब्रिस फ्लोट करते रहते हैं तो फिर उससे श्रिम्प्स को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपने पैसे से ये पूरा सेटअप बनाया है एंड आप ज़रूर चाहेंगे कि आपका जो ये श्रिम्प है उन श्रिम्प्स का आप एक क्रिस्टल क्लियर व्यू ले सके। ओके, रीज़न नंबर 2, अगर आप कोई भी छोटे साइज़ का टैंक यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस टैंक पे अगर आप फिल्टर यूज़ करेंगे तो फिर उससे टैंक का जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है उसको डेवलप करने का जगह मिलेगा। आपके टैंक का जो सबस्ट्रेट है उस पर भी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, बट अगर आप फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं फिल्टर में तो फिर उस फिल्टर मीडिया में भी ज़्यादा मात्रा में
बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहता है, क्योंकि वो फिल्टर कंटिन्यूअसली पानी को फिल्टर करता रहता है, तो सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया वहीं जाके जमते हैं। तो नॉर्मली जो एमोनिया स्पाइक होता है या फिर नाइट्राइट या नाइट्रेट जैसे चीज़ों का प्रॉब्लम होता है टैंक्स पे, वो नहीं होगा और सडन श्रिम्प डेथ भी नहीं मिलेगा। थर्ड रीजन एंड दैट इज एरेशन इन द वाटर। अगर आप आपके श्रिम्प टैंक पे लाइव प्लांट्स यूज नहीं कर रहे हैं, हालांकि आपको करना चाहिए, मगर फिर भी फिल्टर्स यूज करने पे आपके पानी में ऑक्सीजनेटेड रहेगा एंड श्रिम्प्स को इनफ ऑक्सीजन भी मिलेगा। अरे भाई, तू तो अपने फिशबोल सेटअप पे फिल्टर्स यूज नहीं करता। यस, मैं अपने फिशबोल सेटअप पे कोई भी फिल्टर यूज नहीं करता, बिकॉज वहाँ श्रिम्प्स को प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है। तो मैंने ये सेटअप बनाने के बाद प्लांटेशन करके 2 वीक तक वेट किया था ताकि ये फिशबोल अच्छे से साइकिल हो पाए, और उसके बाद ही मैंने श्रिम्प्स ऐड किया था। और यहाँ पे श्रिम्प्स का क्वांटिटी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 6 या 7 ही होगा, एंड उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है वो उनको प्लांट से मिल जाता है। तो इन्हीं रीजंस के लिए ये नो फिल्टर फिशबोल सेटअप सक्सेसफुल हो पाया है। ओके, सो बात करते हैं फीडिंग का। दे आर डेट्रिटिवोर इन नेचर। इसका मतलब इनको सबस्ट्रेट में जो भी सड़ा गला चीज़ मिल जाएगा वो ये लोग खाते हैं। एंड इसके अलावा इनका फेवरेट खाना है एल्गी। प्लांटेड टैंक्स के हॉबी में एल्गी ईटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड व्हेन आई से इंपॉर्टेंट, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। नो, आई मीन रियली इंपॉर्टेंट। हालांकि लोग रेड चेरी श्रिम्प्स को नॉर्मली इनके एल्गी ईटिंग एबिलिटी के लिए नहीं रखते, बल्कि इनके डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए ही लोग इनको यूज़ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स पे रेड चेरीज की तरह ये श्रिम्प्स बहुत अच्छा लगता है। प्लांट के लीव्स पे ऊपर जो सॉफ्ट डायटम एल्गी होता है, श्रिम्प्स उनको खाता है। इसके अलावा आपके ड्रिफ्टवुड पे या फिर आपके टैंक के हार्डस्केप पे जो भी बायोफिल्म बनता है, वो बायोफिल्म श्रिम्प्स का फेवरेट खाना होता है। अब श्रिम्प्स को टैंक से ही एल्गी से बायोफिल्म से खाना मिल जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको खाने ही नहीं देंगे। स्पिरुलिना बेस्ड एल्गी वेफर्स इन श्रिम्प्स के बेटर कलरेशन के लिए एंड लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप इनको स्टेबल वाटर पैरामीटर्स एंड उसके साथ गुड क्वालिटी फूड दे देंगे तो फिर ये लोग ब्रीड करना भी शुरू कर देंगे। अभी मैं श्रिम्प ब्रीडिंग के बारे में उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल श्रिम्प ब्रीडर तो नहीं हूँ, मैं बस एक श्रिम्प कीपर हूँ। हाँ, शायद फ्यूचर में मैं श्रिम्प ब्रीडिंग का भी ट्राई करूँगा और एक्सपीरियंस करूँगा कि कैसे ये लोग ब्रीड करते हैं, क्या है चैलेंजेस है एंड कैसे हम उसे फेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैंक मेट्स का, तो फिर आप इन श्रिम्प्स को दूसरे श्रिम्प्स के साथ रख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे श्रिम्प्स इन श्रिम्प्स के साथ इजीली रह जाएंगे। मैं श्रिम्प का बात कर रहा हूँ, लॉबस्टर का नहीं। लॉबस्टर मत रखना श्रिम्प के साथ। हाँ, एक और चीज़ है कि बहुत लोग चेरी श्रिम्प्स के 2-3 जो कलर वेराइटीज़ आते हैं उनको एक साथ रखते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो फिर चेरी श्रिम्प्स के बहुत सारे कलर्स आते हैं, ब्राउन, रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लैक। मुझे नॉर्मली एक टैंक पे एक कलर वेरिएशन का ही चेरी श्रिम्प रखना पसंद है, क्योंकि अगर मैं रेड चेरी श्रिम्प के साथ दूसरे कलर वेरिएशंस को ऐड कर दूंगा तो फिर नॉर्मली क्रॉस ब्रीडिंग होने के बाद हमें एक ब्राउन या फिर एवरेज कलर क्वालिटी का श्रिम्प मिलेगा, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये पर्सनल चॉइस है। अगर आपको मिक्स वैरायटी के श्रिम्प्स अच्छा लगता है तो फिर आप रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पर्सनली एक कलर वेरिएशन का श्रिम्प रखना पसंद है, तो फिर मैं वही करता हूँ। एज अ बिगिनर फर्स्ट टाइम के लिए श्रिम्प्स को रख रहे हैं तो फिर आप कोशिश करिए विदाउट एनी टैंक मेट आप श्रिम्प के लिए एक टैंक बनाइए, एंड हो सके तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ प्लांट दीजिए। और अगर आपको टैंक मेट सेट करना ही है, आप दूसरे श्रिम्प्स को ट्राई कीजिए। आप नेराइट स्नेल्स ट्राई कर सकते हैं एंड आप ऑटोसिंक्लस ट्राई कर सकते हैं, जो कि पूरा 100% श्रिम्प सेफ होता है। और अगर आप हेवी प्लांटेशन करते हैं जैसे इस टैंक पे या फिर मेरे बाकी दूसरे टैंक्स की तरह, तो फिर आप कोई भी स्मॉल वेराइटी के टेट्रास यूज कर सकते हैं जिनका माउथ कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो फिर वो लोग नॉर्मली श्रिम्प्स को एज अ फूड सोर्स नहीं देखते हैं। आप कोई भी स्मॉल वेराइटी के टेट्रास या फिर आप कोई भी लाइव बेरर्स जैसे गप्पी एंड मॉली यूज कर सकते हैं, उनका माउथ साइज बहुत छोटा होता है, तो फिर वो लोग श्रिम्प्स पे अटैक नहीं करते। और अगर अटैक भी करेंगे तो फिर हेवी प्लांटेशन के लिए वो श्रिम्प्स छुप जाते हैं। और भूल के भी आप कोई भी सिकलेट या फिर गोल्ड फिश, कोई फिश, इन सब के साथ श्रिम्प्स मत रखना, तो फिर ज़रूर आपका श्रिम्प उन लोगों का खाना बन जाएगा। और अगर आप श्रिम्प ब्रीडिंग कर रहे हैं, अगर आपके टैंक में श्रिम्प्स के बच्चे हैं, तो फिर मैं कहूँगा कोई फिश मत रखिए, नो फिश, क्योंकि एक श्रिम्प का बेबी ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर का होता है और एक टेट्रा उसके मुकाबले बहुत बड़ा होता है। तो फिर उस छोटे श्रिम्प बेबी के लिए वो छोटा सा टेट्रा फिश भी एक मॉन्स्टर की जैसा है, और वो टेट्रा फिश अगर उसको मौका मिले तो फिर वो ज़रूर ट्राई करेगा उसको खाने के लिए। बात करते हैं बेटा फिश के साथ श्रिम्प्स को रखने का, तो फिर ये टॉपिक अपने आप में एक पूरा वीडियो डिजर्व करता है। वो इसलिए क्योंकि हर एक बेटा फिश का बिहेवियर डिफरेंट होता है, उन लोगों का एग्रेशन लेवल डिफरेंट होता है, और उसके अलावा भी आपके बेटा फिश एंड श्रिम्प्स एक साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि हाँ आप रख सकते हैं या फिर नहीं आप नहीं रख सकते, तो फिर ये जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रख रहे हैं
एंड बहुत सारे लोग रख के देख चुके हैं कि वो लोग श्रिम्प खा लेते हैं। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे ऑन बिगिनर्स गाइड टू श्रिम्प कीपिंग, एंड दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज मोल्टिंग इन रेड चिली श्रिम्प। हम इंसानों के या फिर कोई भी अदर एनिमल्स के एंडोस्केलेटन होता है, मतलब स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है, पर श्रिम्प के केस में ये अलग है। श्रिम्प्स के केस में उनका जो भी हार्ड स्केलेटन पार्ट होता है वो उनके बॉडी के आउटर सरफेस पे, मतलब बाहर होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। और जैसे जैसे एक श्रिम्प ग्रो करता जाता है वो श्रिम्प साइज में और भी बड़ा होता जाता है, लेकिन इनका जो ये एक्सोस्केलेटन है ये साइज में ग्रो नहीं होता। तो श्रिम्प्स के पूरे लाइफ स्पैन में जितने बार वो लोग साइज में बड़ा होता है, मतलब एक्सोस्केलेटन से साइज में कंपेरेटिवली बड़ा हो जाते हैं, वो लोग अपने आप को अपना ये एक्सोस्केलेटन से बाहर निकाल लेते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मोल्टिंग। और ये मोल्टिंग प्रोसेस के बाद, मतलब एक्सोस्केलेटन रिमूव करने के बाद, ये जो एक्सोस्केलेटन है ये टैंक पे ही पड़ा रहता है। अगर आप गौर करेंगे तो फिर आप कभी कभी देख पाएंगे कि अपने श्रिम्प टैंक पे जो श्रिम्प्स है, मोल्टिंग के बाद जो ये खाली एक्सोस्केलेटन है, श्रिम्प्स उन एक्सोस्केलेटन्स को खाते हैं। और वो ये क्यों ही ना खाए, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है ये, और ये सेफ भी है। तो ये मोल्टिंग प्रोसेस के बाद कुछ टाइम श्रिम्प्स विदाउट एनी एक्सोस्केलेटन रहते हैं, और उस स्पेसिफिक टाइम में इन श्रिम्प्स को बहुत ज़्यादा कैल्शियम का ज़रूरत होता है ताकि ये श्रिम्प्स नया एक एक्सोस्केलेटन डेवलप कर पाए। अब यहीं पर एक और टर्म आ जाता है, दैट इज बैड मोल्टिंग। और ये तब होता है जब आपके श्रिम्प टैंक के वाटर क्वालिटी में या फिर श्रिम्प के डाइट में कोई दिक्कत आ जाता है। अब एक बैड मोल्टिंग का एग्जाम्पल हो सकता है श्रिम्प्स के बॉडी पे व्हाइट रिंग अपीयर होना, बैड मोल्टिंग का और एक एग्जाम्पल है। और इस बैड मोल्टिंग को आइडेंटिफाई करने का और एक तरीका है कि जब आप देखेंगे कि खाली एक्सोस्केलेटन का श्रिम्प्स का जो बॉडी है वो पूरा एक्सोस्केलेटन से कवर रहता है, तो फिर मोल्टिंग प्रोसेस में जब श्रिम्प अपने आप को इस पूरे हार्ड एक्सोस्केलेटन से बाहर निकालते हैं तो फिर वो नॉर्मली अपने हेड के पीछे जो एरिया होता है वहाँ से ये लोग अपने आप को बाहर निकालते हैं। तो आफ्टर मोल्टिंग ये जो एम्प्टी एक्सोस्केलेटन रहेगा उस पर आपको नॉर्मली हेड के पीछे के पार्ट पे एक कट दिखेगा। आपके टैंक पे जो श्रिम्प्स का खाली एक्सोस्केलेटन है, अगर वहाँ पे जहाँ पे उनका ये एक्सोस्केलेटन फटा होना चाहिए, अगर उसके अलावा बॉडी के किसी और पार्ट से ये एक्सोस्केलेटन फटा होगा तो फिर वो एक इंडिकेशन है बैड मोल्टिंग का। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आपके श्रिम्प्स का ग्रोथ नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही फास्ट है, और इसका कारण हो सकता है हाई टेम्परेचर एंड प्रोटीन रिच डाइट। एंड नो, फास्ट ग्रोथ हमेशा अच्छा नहीं होता श्रिम्प्स के लिए। एक बैड मोल्टिंग के बाद एक श्रिम्प को नॉर्मली बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, एंड इस प्रोसेस में नॉर्मली श्रिम्प्स इतना स्ट्रेस रहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर वाटर क्वालिटीज का फ्लक्चुएशन हो तो फिर वो लोग मर भी सकते हैं। और बैड मोल्टिंग का और एक रीजन हो सकता है, एंड दैट इज कैल्शियम डिफिशियंसी। सो इन्हें गुड क्वालिटी फूड दीजिए और पानी का वाटर हार्डनेस चेक कीजिए। शायद आपके पानी का वाटर हार्डनेस बहुत कम है, इसीलिए इनको कैल्शियम डिफिशियंसी हो रहा है। लास्ट में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक बार चेक कर लेना कि आपके श्रिम्प टैंक में कोई प्लानेरिया है या नहीं। ये लोग इस तरीके का देखने में होता है, और ये लोग आपके टैंक पे ग्लास पे मूव करता रहता है, एंड ये जो प्लानेरिया है ये श्रिम्प्स के एक पैरासाइट है, और ये लोग श्रिम्प्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर घुस के श्रिम्प्स को मार देते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे नो प्लानेरिया किट्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। श्रिम्प सेफ है एंड श्रिम्प बेबी को भी उससे हार्म नहीं होता है, तो आप वो यूज करके इनको आपके टैंक से इरेडिकेट कर सकते हैं। तो फिर इससे आपका टैंक प्लानेरिया से बन जाएगा और श्रिम्प्स भी नहीं मरेंगे। और इसी के साथ हमारा बिगिनर्स गाइड टू श्रिम्प कीपिंग खत्म होता है। मैंने अभी भी श्रिम्प्स के डिजीज, क्योर एंड उसका प्रिवेंशन के बारे में बात नहीं किया है, बिकॉज अपने 3 सालों के श्रिम्प कीपिंग हॉबी पे मैंने एक बार भी श्रिम्प्स को डिजीज फेस करते हुए नहीं देखा है। शायद इसलिए क्योंकि मैं सारे श्रिम्प्स को एक ही सेलर से खरीदता हूँ, और जो सेलर नॉर्मली इन श्रिम्प्स को ब्रीड करते हैं वो लोग अपने ही टैंक पे इनको ग्रो करते हैं। तो फिर आपका श्रिम्प किस सोर्स से आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके श्रिम्प्स कोई भी इन्फेक्टेड टैंक से नहीं आ रहा है, एक गुड एंड रिलायबल सोर्स से आ रहा है, तो फिर इनको इतना डिजीज का प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन फिर भी अगर आप डिजीज फेस कर रहे हैं श्रिम्प्स को लेके, तो फिर मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ। अगर आपके श्रिम्प्स के बॉडी पे कुछ इस जैसा दिख जाता है तो उन श्रिम्प्स को जल्दी से बाकी श्रिम्प्स से कुछ दिनों के लिए अलग टैंक पे प्लेस कर दीजिए, और कुछ दिनों के लिए जो भी श्रिम्प्स के एक्सोस्केलेटन रह जाते हैं टैंक पे आफ्टर मोल्टिंग प्रोसेस, उन एम्प्टी एक्सोस्केलेटन्स को आप मैनुअली हाथ से रिमूव कर दीजिए टैंक से, क्योंकि आफ्टर मोल्टिंग प्रोसेस उन एम्प्टी एक्सोस्केलेटन से ही नॉर्मली ज्यादा डिजीज स्प्रेड होता है। वेल गाइज, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो श्रिम्प्स के डिजीज़ के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा। तो फिर अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं, एंड मैं ऑलरेडी 2 न्यू एक्वास्केप पे काम कर रहा हूँ, तो वो वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। तब तक आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्वास्केपिंग।